विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये सबक हमें सिखाया किसने? स्पाइडरमैन ने? नहीं, बल्कि उन्होंने, जिन्हें आपने देखा तो कई बार होगा, पर शायद आप न जानते हो कि इन्होंने एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनाने में हेल्प की है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आज जिन कैरेक्टर्स के आप जबरा फैन हैं, उनमें से कईयों का अस्तित्व स्टैन ली की वजह से ही है। मैंने स्टैन ली को अपनी लाइफ में हमेशा इंस्पिरेशन की तरह ही देखा है। और जैसा कि स्टैन ली का बर्थडे यानी 28 दिसंबर को बहुत जल्द आने वाला है, कैसा होगा स्टैन ली के लाइफ के बारे में जानना, जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल, ऑसम और बहुत सैड भी थी। आज की स्पेशल 15 फैक्ट वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं स्टैन ली को। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फैक्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल के रियल लाइफ सुपर हीरो यानी स्टैन ली मार्टिन लीवर का जन्म 28 दिसंबर 1922 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां पर उनके पेरेंट्स रोमेनियन बॉर्न जूइश इमिग्रेंट्स थे, जिनमें उनके पिता का नाम जैक लीवर और उनकी मां का नाम सीलिया नी सोलोमन था। उनके पिता बेसिकली ड्रेस कटर यानी दर्जी का काम किया करते थे और स्टैन ली के जन्म के दौरान ग्रेट डिप्रेशन के जमाने में उन्हें काम मिलने में काफी मुश्किलें हुआ करती थीं, जिसके कारण स्टैन ली का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा था और वो अपनी यूथ तक अलग अलग लोकेशंस में शिफ्ट किया करते थे। लेकिन फाइनली स्टैन ली को इन्हीं डिप्रेसिंग मोमेंट्स के अंदर ही अपने फ्यूचर के ग्लोरियस पर्पस का इंस्पिरेशन मिला करता था और वो अपने बचपन से ही द स्कारलेट पिम्परनेल नाम की नॉवेल्स को पढ़ा करते थे, जहां पर वो इस लीड कहानी के प्रोटैगनिस्ट को अपनी जिंदगी का सबसे पहला सुपर हीरो मानते हैं। साथ ही साथ वो अपने फेवरेट एक्टर एरल फ्लिन के कई सारे हीरोइक रोल से भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ करते थे और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उन्होंने एक सपना देखा कि वो फ्यूचर में एक ग्रेट अमेरिकन नॉवेल लिखना चाहेंगे। बात करें अगर स्टैन ली के करियर की, तो अनसरप्राइजिंगली स्टैन ली का करियर बहुत ही पहले शुरू हो गया था, जहां पर उन्होंने अपनी इनिशियल पढ़ाई ब्रॉन्क्स के डेविड क्लिंटन हाई स्कूल में की थी और यहीं से उन्होंने पार्ट टाइम कई सारी मीडिया प्रेस, मेडिकल फार्मेसी और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर के लिए ऑब्ituaries लिखना शुरू किया था। साथ ही साथ वो ऑफिस वर्कर्स के लिए सैंडविच और लंच भी डिलीवर करने का काम किया करते थे और साथ ही साथ समय बचने पर न्यूज़पेपर भी डिलीवर करने का काम करते थे। इसी दौरान 15 साल की उम्र में न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून न्यूज़पेपर द्वारा एक ऐसे कंपटीशन में उन्होंने 3 बार द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट का अवार्ड जीता था। बात अगर स्टैन ली के मार्वल में करियर की जाए तो उनकी शुरुआत 1939 में मार्टिन गुडमैन के टाइमली कॉमिक्स नाम की एक पब्लिकेशन में हुई थी, जो आगे जाकर 1960 के जमाने में मार्वल कॉमिक्स में चेंज हो गई, जहां पर मार्टिन गुडमैन की वाइफ जीन एक्चुअली स्टैन ली की कजन थी, जिसके कारण उन्हें ये जॉब मिल पाई। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आते ही शुरुआत में उन्हें किसी प्रकार का राइटर का जॉब नहीं मिला था, बल्कि वो शुरुआत में पेन्स को इंक में डुबाने का काम, इंक वेल्स को भरने का काम, आर्टिस्ट और राइटर्स के लिए लंच लाने का काम, फाइनल पेजेस में से पेंसिल को मिटाने का काम और प्रूफ रीडिंग का काम ही किया करते थे। और उनकी एज अ राइटर शुरुआत कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के इशू नंबर 3 में हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी लाइन कैप्टन अमेरिका फॉइल्स द ट्रेटर रिवेंज लिखा था। लेकिन साथ ही साथ स्टैन ली की एक बहुत ही बेहतरीन जॉब प्रोफाइल भी है और 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में उन्होंने यूएस आर्मी के सिग्नल कॉर्प्स के अंदर टेलीफोन पोल्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने के लिए एज अ टेक्नीशियन रिक्रूट किया गया था, जहां से आगे जाकर उन्हें ट्रेनिंग फिल्म डिवीजन के अंदर ट्रांसफर किया गया, जहां पर यूएस आर्मी के लिए स्लोगन्स, ट्रेनिंग फिल्म्स और कार्टूनिंग बनाई जाती थी, जहां पर उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला और यहाँ पर उन्हें प्ले राइट की उपाधि भी मिली। वैसे मार्वल के इनिशियल टाइम्स में स्टैन ली ने कई सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था, जहां पर वो उस जमाने में स्यूडोनिम रील नेट्स का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने यहाँ पर अगस्त 1941 में मिस्टिक कॉमिक्स के इशू नंबर 6 में डिस्ट्रॉयर नाम का कैरेक्टर क्रिएट किया था। साथ ही साथ इसी साल यूएसए कॉमिक्स के इशू नंबर 1 में जैक फ्रॉस्ट और कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के इशू नंबर 6 में फादर टाइम को भी इंट्रोड्यूस किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में CGI और कंप्यूटर एनिमेशन काफी ज्यादा राइज पर है, स्पेसिफिकली 3D एनिमेशन, एंड थैंक्स टू द ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर, जो हमें ये काम बहुत ही आसानी से फ्री में करने देता है। लेकिन इसे चला पाना इतना भी आसान नहीं है। थैंकफुली ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं
बट परेशानी है कि हम में से बहुत सारे देसी लोगों को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती, इसीलिए मैंने और ब्लेंडर गुरु ने एक साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रायल कोलैबोरेशन किया है, जिसमें मेरी आवाज में मैंने उनको हिंदी में डब किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ल्ड फेमस डोनट ट्यूटोरियल, जिससे सबकी शुरुआत 3D में होती है, वो आपको हिंदी में सुनने को मिलेगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और कमेंट करके, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपने करियर के असल लिफ्ट ऑफ से पहले ही स्टैन ली सब कुछ छोड़ने वाले थे? 1950 के जमाने में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो स्टैन ली को फोर्स किया करते थे छोटे डायलॉग लिखने और लेस कैरेक्टर डेवलपमेंट में, क्योंकि वो कॉमिक बुक के अंदर बड़े बड़े आर्ट फॉर्म्स और एक्शन सीक्वेंसेस को ही ज्यादा अहमियत देना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला फैंटास्टिक फोर के साथ, जिसके अंदर उन्होंने अपने इन सुपर हीरोज को रियल लाइफ प्रॉब्लम देना शुरू किया और रीडर्स की ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ इन कैरेक्टर्स को रिलेट करना शुरू किया। और 1961 तक ये कॉमिक बुक काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके कारण यहाँ पर स्टैन ली का करियर सेव हो पाया। और इसी के बाद उन्होंने एक्स-मैन, स्पाइडरमैन और कई सारे कैरेक्टर्स को लेजेंडरी आर्टिस्ट और कॉमिक बुक क्रिएटर जैक कर्बी के साथ क्रिएट किया। खैर, यहाँ पर स्टैन ली की भी अपनी एक कहानी है, जहाँ पर स्टैन ली का पूरा नाम, जैसा कि स्टैनली मार्टिन लीबर है, प्रीवियसली उनके नाम में पहले STANLEY हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन मार्वल के अंदर स्टैन ली अपने नाम को एज अ सूडोनेम इस्तेमाल करने लगे, जहाँ पर उन्होंने अपने पहले नाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें स्टैन का STAN और ली का LEE था, और इसे उन्होंने ऑफिशियली 1970s के जमाने में लीगली ऑफिशिएट करवाया। स्टैन ली ने कॉमिक बुक्स को ऐसे ही रीइन्वेंट नहीं किया था, कई बार उन्हें एक्चुअली अपनी लाइफ में कई सारे बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़े थे, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल है 1971 का स्टैन ली का एंटी ड्रग कैंपेन, जिसे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर के साथ मिलकर किया था। बट कॉमिक कोड अथॉरिटी को इससे प्रॉब्लम थी, जो एक्चुअली कॉमिक बुक को बच्चों की तरफ ही इंक्लाइन रखती थी, जिसके कारण इस कॉमिक बुक को अपना सील नहीं दे रहे थे। फाइनली स्टैन ली ने एडिटर मार्टिन गुडमैन को इस काम के लिए मना लिया और कॉमिक इंडस्ट्री में उन्होंने पहली बार ड्रग जैसे इशू को यंगस्टर्स के सामने उठाया। अब स्टैन ली ने हमें एक ही बार नहीं चौंकाया है, बल्कि कई बार चौंकाया है, और उनमें से सबसे शॉकिंग था स्टैन ली का DC के लिए लिखना। जी हाँ, ग्लोबली स्टैन ली को मार्वल का फेस ही समझा जाता है, बट यहाँ पर 2001 के जमाने में स्टैन ली और DC कॉमिक्स की एक मिलीजुली तालमेल के साथ स्टैन ली की जस्ट इमेजिन सीरीज लॉन्च हुई थी, जिसमें स्टैन ली ने अपने हिसाब से बैटमैन के आइकॉनिक सुपर हीरोज को री इमेजिन किया था, जो अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग था, जहाँ पर ग्राउंड अप से स्टैन ली ने इनके ओरिजिन्स तक को चेंज किया था, और लिमिटेड टाइम रिलीज होने के बावजूद भी इसे DC के मल्टीवर्स में अर्थ 6 की डेसिग्नेशन मिली है। बात करें अगर स्टैन ली के पर्सनल लाइफ की, तो स्टैन ली ने 5 दिसंबर 1947 को जोएन क्लीटन बुकॉक से शादी की थी, जो एक मॉडल और वॉइस आर्टिस्ट थी, जहां पर इस कपल की 2 बेटियां हुई थीं, जिसमें एक थी जेसी ली, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, और उनकी एक छोटी बहन भी थी 1953 में, जैन ली, जिनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। फिर भी इन दोनों कपल्स का रिलेशनशिप लगभग 70 सालों तक स्ट्रॉन्ग था, 2017 में जोएन क्लीटन बुकॉक की डेथ तक, जहां पर अपेरेंटली स्टैन ली अपने बालों को अपनी वाइफ से ही स्टाइल करवाते थे और कटवाया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली स्टैन ली ने जिस टाइपराइटर के ऊपर फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और मार्वल के कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को लिखा था, उस टाइपराइटर को गुस्से में उनकी वाइफ ने तोड़ दिया था, जो अगर सरवाइव करती तो शायद आज करोड़ों में बिकती। आपको स्टैन ली के बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में मालूम होगा, पर क्या आपको मालूम है कि स्टैन ली ने इंडियन कैरेक्टर भी को क्रिएट किया है इंडियन कॉमिक बुक क्रिएटर्स शरद देवराजन और गौतम चोपड़ा के साथ, जिसका नाम है चक्रा द इनविंसिबल, जिसकी अपनी टेलीविजन शो कार्टून नेटवर्क पर भी आ चुकी है, और 2015 से इसका सीरियलाइज्ड कॉमिक बुक भी पब्लिश किया गया था। लेकिन यहाँ पर स्टैन ली ने इसे को क्रिएट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुपर हीरो एक्चुअली मार्वल कॉमिक के अंदर आता है, बल्कि सच तो ये है कि ये सुपर हीरो स्टैन ली के अपने को क्रिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो पाव एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, तो इसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने का सपना भूल जाइए। बात करें अगर स्टैन ली के अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो स्टैन ली को लाइफ करियर अवार्ड साल 1974 से ही मिल रहा है, जिसमें इंक पॉट अवार्ड, द विल आइजनर अवार्ड फॉर हॉल ऑफ फेम, जैक कर्बी हॉल ऑफ फेम और नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स भी उन्हें मिला है।
साथ ही साथ उन्हें 2011 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ द काउंटी ऑफ लॉस एंजलिस एंड द सिटी ऑफ लॉन्ग बीच ने 2 अक्टूबर को स्टैनली डे घोषित किया था। साथ ही साथ बोस्टन में इसे 2 अगस्त को मनाया जाता है, वहीं पर न्यूयॉर्क के अंदर इसे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ उनका फिक्शनल पोर्ट्रेयल भी काफी ऑसम हुआ करता था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी शुरुआत हुई कहां से थी? वेल, स्टैनली के फिक्शनल पोर्ट्रेयल की शुरुआत टेरी टून्स के इशू नंबर 12 में हुई थी, जो पब्लिश हुई थी सितंबर 1943 में, और वहां पर उन्हें 3rd असिस्टेंट बॉय के रूप में दिखाया गया था, जिसके बाद वो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में दिखे मार्जी के इशू नंबर 36 में, जो जून 1947 में पब्लिश हुई। फाइनली फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 10 में स्टैनली अपीयर हुए, बट यहाँ पर उनके चेहरे को छुपाया गया था और यहाँ पर जैक कर्बी ने भी अपना पहला कैमियो दिया था। जिसके बाद बारी आई मूवीज के अंदर कैमियो, जहाँ पर साल 2000 की एक्समैन मूवी के अंदर स्टैनली ने अपना सबसे पहला कैमियो दिया था। और इस मूवी को सक्सेस को देखते हुए सोनी ने भी इस चीज को फॉलो किया और उन्हें स्पाइडरमैन की ऑफिशियल मूवी के अंदर एज अ कैमियो अपीयर करवाया। और तभी से मार्वल मूवीज के अंदर ये बेसिकली एक रिचुअल बन गया एवेंजर्स एंड गेम तक। लेकिन इतनी लेजेंडरी लाइफ होने के बावजूद भी स्टैनली की लाइफ का एंड उतना अच्छा नहीं हुआ। जहां पर स्टैनली ने वैसे तो 1990s के जमाने में ही स्टैनली मीडिया नाम का अपना एक प्रोडक्शन स्टूडियो तो खोला था, लेकिन इलीगल स्टॉक मैनिपुलेशन के चलते साल 2000 तक इस कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। फाइनली 2001 में स्टैनली ने एक नई स्टूडियो का शुरुआत किया आर्थर लीबरमैन और गिल चैंपियन के साथ मिलकर, जिसका नाम था पाओ परवेयर्स ऑफ वंडर, जिसके अंदर स्टैनली की ओरिजिनल क्रिएटेड कई सारी मूवीज, टेलीविजन, वीडियो गेम और बहुत कुछ इसका हिस्सा है। और इसी के अंदर चक्रा और स्ट्रिपरेला जैसे कई सारे कैरेक्टर्स इसका हिस्सा हैं। लेकिन साल 2007 में यहाँ पर भी स्टैनली को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, जहाँ पर स्टैनली की क्रिएटेड इस कंपनी ने मार्वल एंटरटेनमेंट पर लॉ सूट फाइल किया था उन कैरेक्टर्स को लेकर जिन्हें स्टैनली ने को क्रिएट किया था। बट जैसा कि मार्वल उन्हें सैलरी और स्टॉक इसके बदले दिया करता था, ये केस लंबा नहीं चल पाया और यहाँ पर स्टैनली भी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। बट असल धोखा उन्हें साल 2017 में मिलना शुरू हुआ, जब एक चाइनीज कंपनी ने पाओ एंटरटेनमेंट को खरीद लिया था, जिसके कारण यहाँ पर स्टैनली ने तकरीबन $1 बिलियन का लॉ सूट पाओ एंटरटेनमेंट के खिलाफ फाइल किया था। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि इन सब में उनकी बेटी भी शामिल थी, उन्होंने इस लॉ सूट को एक्चुअली हटा लिया। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और क्या क्या मालूम है स्टैनली के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।